ITR 2 ई फाइलिंग के बारे में ये वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो इसमें ITR 2 ई फाइलिंग किसको भरना जरूरी है और कैसे भरना है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे डिस्क्लेमर से। इसमें जो है जानकारी जो है डिस्क्लेमर संबंधी जानकारी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ITR किसको भरना है। तो उसके क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि यदि इनकम बिलो 60 ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा है, 60 से 80 साल की उम्र है आपकी और 3 लाख से ज़्यादा इनकम है, 80 साल से ज़्यादा उम्र है और 5 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो एंड ये इनकम कब होना है? बिफोर अलाउिंग एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80U, मतलब उसके पहले, डिडक्शन के पहले आपका इनकम इतना है तो ये आपको ITR भरने की जरूरत है। मतलब डिडक्शन आपको तभी मिलेगा, आप अज्यूम नहीं कर सकते कि आपकी इनकम है 3 लाख रुपया और 50,000 आपको 80C में मिल गया या 55,000 मिल गया तो आपकी 2,40,000 हो गई, आपको भरना नहीं है, जरूरी भरना है। और क्यों किसके लिए जरूरी है? जिनको कहीं पे TDS हो गया और टैक्स रिफंड लेना है, जो मतलब अदरवाइज टैक्स पेयर नहीं है, बैंक में FD जमा किया था, FD में TDS हो गया और अगर वो वापस लेना है तो फिर रिफंड ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और अगर बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन्स इनकम है, इनकम की वजह लॉस है, कैपिटल गेन्स में कैपिटल लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और उसके अलावा जो कुछ प्रोविजन है कि आपने फॉरेन एसेट आपके पास कुछ है और या फिर जो एक कंपनी या फर्म है उनको प्रॉफिट या लॉस है उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ऑब्लिगेशंस, ये जो प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो ये तरीके इतने सारे सेक्शन हैं जिनमें तरह तरह के रिटर्न फाइल करने की जो प्रोविजंस है, तो जब आप फाइल करते हैं उस समय आपको बताना होता है कि किस प्रोविजन के अंदर आप फाइल कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो आप फाइल करते हैं 139/1 में फाइल करते हैं। उसके अलावा अगर सिर्फ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के लिए करना है तो 139/3 में करेंगे। और बिलेटेड मतलब लेट अगर हो गया, टाइम समय बीतने की बात करते हैं तो 139/4 में करते हैं। और रिवाइज अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आपको लगा कुछ गलती हो गई, तो आप 139/5 में रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे। और यदि आपने अपना रिटर्न फाइल किया है, उसमें कुछ गलती डिपार्टमेंट ने पकड़ समझ की चेकिंग के दौरान कुछ गलती नजर आई और आपका रिटर्न डिफेक्टिव डिक्लेयर हो गया, तब आपको 139/9 में डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और उसका रिफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा और 139/9 में डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। डिफेक्टिव रिटर्न के अगेंस्ट में नया रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, किस तरह से प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर करना होता है इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट में, वो वंस इन ए लाइफ टाइम प्रोसेस है। उसके अलावा आपको सेलेक्ट करना कौन सा फॉर्म भरना है, इंडिविजुअल की हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम जो ITR 1, 2, 3, और अगर आप कोई छोटा बिजनेस है तो उसमें ITR 4 है, ITR 4 की चर्चा में हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो है वो यूटिलिटी देखना है कौन सा यूटिलिटी में आप पसंद करते हैं, एक्सेल में या जावा में। वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स की वेबसाइट में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको अपना रिटर्न प्रिपेयर करना, फिर XML फाइल बनाना है और अपलोड कर लेना है। और जब ई फाइलिंग में लॉगिन करेंगे तो आपको दो काम करने हैं। तो एक तो प्री फिल्ड XML आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपका बहुत सारा स्टैटिक डाटा और जो टैक्स TDS वगैरह है, आपका फॉर्म 16 का अगर एप्लीकेबल जो भी जानकारी है वो सब उसमें ऑलरेडी प्री फील्ड मिल जाएगी आपको। और वहीं से आप 26AS की वेबसाइट में जाके 26AS डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि कहीं भी किसी से आपके नाम पे जो TDS, कई बार क्या होता है कि जब जो TDS फाइलिंग होती है उसमें कहीं किसी ने अगर गलती से किसी दूसरे आदमी ने आपका पैन के नाम पे अगर कोई इनकम दिखा दिया, TDS कर दिया, तो आपको उसको सही कराना जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। ऐसा केस हमारी जानकारी में भी कुछ आए हैं कि कोई दिल्ली का कोई बंदा है, केरल में उसके नाम से कोई TDS का फाइलिंग हो गया, तो उसके पैन के अगेंस्ट वो इनकम दिखा रहा है, उसके पैन के अगेंस्ट दैट वो ये भी दिखा रहा है, तो वो गलती है। तो फिर क्या उसमें आपको जो है जो भी कांटेक्ट करना है वहाँ पे कंसर्न ऑफिस को और उसका जो है मतलब राइटिंग में उसको रिप्रेजेंट करना है और उसको सही कराना है। नहीं तो उसको अननेसरी आपको उसको इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और परेशानी झेलनी पड़ेगी। और दूसरा उसके अलावा जो है ये जब
आप पूरा फिल कर लेंगे उसमें सॉफ्टवेयर में। उसके बाद एक्सएमएल फाइल बनाना है। एक्सएमएल फाइल बनाने के पहले अगर उसमें गलती होती है तो सॉफ्टवेयर अपने आप चेक करती है, आपको सब करेक्शन करने होंगे जो जो एरर दिखाएंगे। उसके बाद आपकी एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाएगी और वो एक्सएमएल फाइल को फिर से लॉगिन करके अपलोड कर देना है और वेरीफाई कर देना। तो ये प्रोसेस है। अपने आप फाइल करते हैं आप तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आपको लगता है मुश्किल है, फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा नहीं नहीं आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत है नहीं। तो ये 3 तरह की जो ई-फाइलिंग होती है, एक तो आप किसी न किसी के पास चले जाइए और उससे करवाइए, तो इंटरमीडियरी हैं बहुत सारे, अपना पैसा लेते हैं। और उसके अलावा दूसरी प्रोसेस ये है कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर के साथ ई-फाइलिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो बिना डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी ई-फाइलिंग कर सकते हैं। उसमें वेरिफिकेशन जो है आपके आधार ओटीपी वगैरह के थ्रू या बैंक के थ्रू ई-वेरीफाई हो जाएगा और आपका प्रोसेस जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट डेट देख लीजिए। जो नॉर्मली जो 31 जुलाई इंडिविजुअल के लिए लास्ट डेट रहता था, वो अभी इस साल तो 30 नवंबर हो गया। और दूसरे सालों में कंपनियों के लिए अक्टूबर में डेट रहता था ये, वो अभी दोनों के लिए डेट जो है 30 नवंबर है, और टैक्स ऑडिट के लिए 31 अक्टूबर है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन में उतना इम्पोर्टेंट इतना ही है कि जस्ट सिर्फ पहली बार करना होता है। उसमें आपका जो है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका नाम वगैरह सब जानकारी देना है, बेसिक डिटेल देना है, पैन, सरनेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर उसको वेरीफाई करना है और उसमें जो आपको एक पासवर्ड चुनना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी आएगा आपका ईमेल में और मोबाइल में, और वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉग इन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाना है। गूगल में जाके सर्च कर लीजिए और ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ई फाइलिंग वेबसाइट आ जाएगा। ई फाइलिंग वेबसाइट से ये जो पॉपअप आता है इसको आप हटा दीजिए और उसके बाद रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक कीजिए। उसमें जो है यूजर टाइप सेलेक्ट करना है आपको, इंडिविजुअल, एचयूएफ जो भी है, और उसके बाद ये बेसिक डिटेल एंटर करना है। बेसिक डिटेल एंटर करेंगे तो उसमें जो सेलेक्ट कर लेना है आपको, नाम, सरनेम वगैरह। उसके बाद जो है ये हम डेमो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये हमारे पास जितने ही पैन सब रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसमें बाकी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगी, जिसमें ईमेल होगी, मोबाइल होगी और आपका एड्रेस होगा। और उसके बाद जो है वेरिफिकेशन के लिए जो आपका मोबाइल और ईमेल दोनों के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो दोनों ओटीपी डालने से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसी प्रोसेस में आपको एक पासवर्ड देना होगा, वो पासवर्ड याद रखना है आपको। और वो पासवर्ड मिलने के बाद जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गई। तो ई फाइलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ई फाइलिंग वेबसाइट में जाके लॉगिन करना है और उसमें क्या यूज आपका पैन को यूजर आईडी यूज करना है और पासवर्ड जो क्रिएट किया वो पासवर्ड यूज करना है और कैप्चा यूज करना है। और उसके साथ साथ जो है 26S फॉर्म डाउनलोड कर लेना। फिर आपको जो भी आईटीआर फाइल करना है, जैसे अभी हम 2 की बात करें तो आईटीआर 2 का जो यूटिलिटी है डाउनलोड करना है, जावा, एक्सेल, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। और उसके बाद जो है प्रीफिल्ड फाइल, जो एक्सएमएल फाइल आपने डाउनलोड किया है, उसको जो है यूटिलिटी में खोलना है और उसके बाद जो प्रोसेस है आगे हम जो स्टेप बाय स्टेप जो डिस्कस कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको फिर से इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट सर्च करना है और इनकम टैक्स ई फाइलिंग में जाना है। उसके लिए आपको जो है ये पॉपअप को निकाल देना है, फिर यहाँ पे लॉगिन करना है। और लॉगिन के लिए यूजर आईडी पैन को दे देना है। उसके बाद ये कैप्चा डाल देना है। तो लॉगिन होने के बाद आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। उसमें जो है आपको माई अकाउंट में जाना है, डाउनलोड प्रीफिल्ड एक्सएमएल में जाना है और आपको जो है कौन सा आईटीआर फाइल करना है पहले से आपने डिसाइड कर दिया, कौन से साल का करना है, 2021 का करना है, कौन सा करना है, आईटीआर 2 करना है। तो आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके दिए हुए हैं बैंक, जो भी इसमें नंबर हैं जो आपके बैंक रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें ये प्री वैलिडेटेड है, यहाँ टिक कर दीजिए, चाहे तो बाद में भी टिक कर सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके एग्री और कंटिन्यू, तो आपकी जो है एक्सएमएल जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी।
उसके अलावा आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जाइए, प्रीफिल एक्सएमएल हो चुकी है, अभी 26AS में जाइए। 26AS आपको डाउनलोड करनी है, तो यहाँ एग्री कीजिए। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसमें जाएंगे और ये 2021 सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। उसके बाद व्यू एज HTML में जो है आपको ये नेम एड्रेस सब आ जाएगा और जो इनकम की डिटेल्स जो भी है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको हम जो है फटाफट जो है एक्सपोर्ट एज PDF कर देंगे, तो PDF में जो है पूरी डिटेल्स जो है आ जाएंगी, सैलरी डिटेल्स जैसे है, या फिर FD बैंक से जो कुछ भी अगर FD पे इंटरेस्ट लगा है और उसमें जो TDS हुआ ये डिटेल्स आ जाएंगी, और कुछ है तो इसमें जो जानकारी पूरा इसमें आपको 26AS में आ जाएगा, वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक नज़र में देख रहे हैं कि ITR 1 जो फाइल करते हैं उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ITR 2 के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती हैं, और कैपिटल गेन्स की इनकम है तो जो है वो आपको ITR 2 फाइल करना कंपलसरी है। ITR 2 के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000 है, कैपिटल गेन्स है, बिजनेस और प्रोफेशन है तब तो ITR 2 भी नहीं होता, 3 होता है। ये मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 2 का, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो, और फॉरेन में कुछ असेट्स हैं, और अनलिस्टेड शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट है, और जो है फॉरेन एसेट कुछ है, तो ये सब जो है इसमें केस में ITR 2 फाइल करना होता है। तो ITR 2 क्लियरली क्या दिया हुआ है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी, और टोटल इनकम मोर देन 50 लाख हो, नहीं भी हो तभी भी ITR 2 फाइल करने में कोई हर्ज नहीं है। और डायरेक्टर इंडिविजुअल अगर है किसी कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में शेयर है तो उसका डिटेल देना है, कैपिटल गेन से इनकम है, और फॉरेन असेट्स हैं, फॉरेन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है, और जो किसी का इनकम क्लब होना है, स्पाउस का है, चाइल्ड का, तब ये जो है ITR 2 भरा जाना है। और अगर बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, तो फिर जो ITR 2 नहीं भर के भी ITR 3 भरना होगा। तो उसके लिए ITR 2 भरने के लिए आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स वेबसाइट पे ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा तो इसकी है नहीं, तो आपको जो यूटिलिटी देखना पड़ेगा डाउनलोड पेज में जाके, और उसमें जो यूटिलिटी अवेलेबल है ITR 2 फाइल करने के लिए, उसमें एक एक्सेल यूटिलिटी है, एक जावा यूटिलिटी है, जो आपका पसंद है डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना रिटर्न में डाटा फिल कर लीजिए। तो जावा की हम जो है इसमें आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। उसके बाद जो है वो जब डाउनलोड करने के बाद उसको फाइल को खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो है उसको उसमें डिटेल भरेंगे, डिटेल भरने के बाद उसके बीच बीच में सेव करते रहेंगे, तो वो ड्राफ्ट फाइल हो बनेगी, और जब फाइनल सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सेव करेंगे। पहले सेव एज करने से ड्राफ्ट फाइल बनता है, और जब सेव करते हैं तो XML फाइल बनता है, और XML फाइल को सेव करने के पहले वो सिस्टम पूरा जो चेक्स उसमें एक्सरसाइज करता है, उसमें जो कुछ एरर अगर कोई आएगी तो एरर आपको एक एक करके जो है उसको खत्म करना है, कंप्लाई करना है, और जब पूरी एरर खत्म हो जाएंगी तो उस समय आपका XML फाइल सेव हो जाएगा, उसके पहले XML फाइल सेव नहीं होगा। और XML फाइल सेव होने के बाद आपको ई फाइलिंग वेबसाइट पे लॉगिन करना है, मीनू में ई फाइल सेलेक्ट करना, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना, ITR 2 सेलेक्ट करना, ओरिजिनल सेलेक्ट करना, और अपलोड XML करना है, और जो ई वेरिफिकेशन लेटर आप सेलेक्ट कर लीजिए सुविधा के लिए, और जो है फिर XML फाइल अपलोड कर लीजिए, और ये जो है प्रोसेस हो जाएगा। इसी को स्टेप बाय स्टेप जो है हम अगले समझा रहे हैं। तो ITR 2 के अंदर क्या क्या जानकारी है, 26 पेज का अगर आप उसका प्रिंट देखेंगे, 26 पेज का फॉर्म है, मगर उसमें क्या है सुविधा, मतलब ये फैसिलिटी दिया गया है कि 26 पेज का बहुत सारे पेज भी हो सकता है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर में रहता है तो आप बहुत सारी जो है ऐड करते जाएंगे। तो उसमें पहला शेड्यूल होता है जनरल इन्फॉर्मेशन पार्ट ए, और उसके बाद शेड्यूल है सैलरी के लिए है, सैलरी 1 है, 2 है, किसी का पेंशन है तो वो भी सैलरी में वो आता है, अगर फैमिली पेंशन है तो वो अदर इनकम में आता है, और हाउस प्रॉपर्टी हो गया कैपिटल गेन्स में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इस साल जो है आपको शेड्यूल 112A के अंदर देना है, या तो अगर नॉन रेजिडेंट को 115AD के अंदर देना है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एंट्री इसमें नहीं होता, इक्विटी का, और जो से आपका जो ये है म्यूचुअल फंड का, इक्विटी म्यूचुअल फंड का, क्योंकि उसका आपको ISIN का जानकारी चाहिए और पूरा डिटेल है, तो पहले से आपको उसकी तैयारी करके बैठना पड़ेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसमें आपका बैंक का ब्याज है, इंटरेस्ट है, और डिविडेंड टैक्सेबल है, जो अगले साल से टैक्सेबल हो गया वो अगले साल में होगा, मगर इस बार जो भी कोई टैक्सेबल वाला डिविडेंड है आपको, मतलब डेट म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है,
वो अदर सोर्स में आ जाएगा। और फिर ये CYLA में आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप आ जाती है। BFLA में अगर आप CFL में कुछ एंट्री किया है, मतलब कैरी फॉरवर्ड लॉस में कुछ एंट्री किया पिछले साल होगा, तो वो BFLA में अपने आप आ जाएगी और सेट ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो इस साल का जो लॉस है वो एडजस्ट नहीं हुआ, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो एडजस्ट नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड लॉस में जो है इस शेड्यूल में, CFL शेड्यूल में आ जाएगा। उसके बाद आपको ये भरना है 6A में जो डिडक्शन है, जो भी आपकी सुविधा है उसमें 1,50,000 ATC में, और फिर ATCC 1B के अंदर 50,000 की और है, और 80G में कोई अगर आपने डोनेशन दिया है, 80D के अंदर आपने कुछ अगर मेडिकल में कुछ किया है तो वो उस शेड्यूल में भरना है। और उसके बाद जो है ये एग्जम्प्ट इनकम कुछ है तो यहाँ इसमें डाल देना है। एग्जम्प्ट इनकम का जो शेड्यूल है, LIC से कुछ अगर आपका वापस आया कुछ मिला है तो वो एग्जम्प्ट होता है, वो इसमें आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये बाकी शेड्यूल है, नॉर्मली इनका उपयोग बहुत कम होता है। एसेट लाइबिलिटी है 50 लाख से इनकम है तो ये AL शेड्यूल को भी भरना होता है। और इसमें ऐसे एसेट्स आते हैं जो क्योंकि ITR 2 के जब आप भरते तो आप बैलेंस शीट नहीं बनाते, और 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जो ज्वेलरी और ये सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे देना पड़ता है AL शेड्यूल के अंदर। और जो है उसके बाद ये DI शेड्यूल इस बार दिया हुआ है, तो जो 6A में जो अपने इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाना है, और उसका जो पोर्शन 1 अप्रैल के बाद जमा हुआ ये DI के अंदर दिखाना है। तो और उसके बाद वो ये अपने आप टोटल इनकम कंप्यूट हो जाएगा, आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो जाएगा, और आपको जो है कितना लायबिलिटी बनता है उसके हिसाब से अगर कुछ टैक्स भरना है तो टैक्स वो सेल्फ असेस टैक्स में करके जमा कर दीजिए उसको, TDS और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके, और बैंक में जाके पेमेंट कर दीजिए, आपका चालान जनरेट हो जाएगा। चालान से आप जो है वो जानकारी लीजिए, BSR कोड और उसका डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट, और वो IT शेड्यूल जो है उसके अंदर उसको भर दीजिए, और भरने के साथ ही वो TTA शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आपका लाइबिलिटी जो है खत्म हो जाएगा या उसमें कुछ रिफंड आ जाएगा, तो तभी आप जो उसको, उसके पहले जब तक वो लाइबिलिटी रहेगा तब तक आपका जो XML फाइल जनरेट नहीं होगा। जैसे ही लाइबिलिटी नील हो जाएगा या तो रिफंड में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस समय आपका जो XML फाइल जनरेट हो जाएगा और आप जो फाइल करने के लिए तैयारी में हो जाएगी। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप ITR 2 को फिलिंग करना और फाइल करना एक प्रोसेस अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी डाउनलोड करने की ITR 2 फॉर्म, ये यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड में। तो यहाँ पे 2 वर्जन है, एक्सेल और ये जावा। तो ITR 2 में आपको सुविधा ऑनलाइन भरने की नहीं है, इसलिए आपको ये जो है फाइल इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद जो है इसको, ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया था पहले ही, तो ये डाउनलोड फाइल जो डाउनलोड्स में हमारी रखी हुई है ITR 2 2020, और इसमें जो है ये फाइल था जिप फाइल, इसको हमने अनजिप करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसके अंदर में ये जो है जार फाइल है, ये जार फाइल पे हम क्लिक करेंगे या तो ITR बैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये चालू हो जाएगा ये यूटिलिटी। इस यूटिलिटी के अंदर हमने जो भी डाउनलोड किया था फाइल उसको खोल सकते हैं। डाउनलोड में वो फाइल होगा, ये फाइल है, इसको यहाँ खोल देंगे। तो फाइल खुल गई। उसके बाद हम उसमें एंट्री, तो अभी देखते हो फाइल जो है खुल गई होगी, तो यहाँ देख लेते हैं। ये फाइल में जानकारी आ गई पूरी। इसमें जब ऊपर स्टैटिक जानकारी के बाद ये आएगा फाइल्ड अंडर सेक्शन 139/1, उसके बाद जो है आर यू फाइलिंग अंडर नोटिस, इसमें आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है रेजिडेंट सेलेक्टेड होगा ऑलरेडी, तो उसमें आपको ये सेलेक्ट करना, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और 182 डेज इफ़ यू आर रेजिडेंट इन इंडिया। उसके बाद आपको ये है 115H का नहीं कर रहे क्लेम, पुर्तगीज कोड का एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद ये है कि आप यू आर फाइलिंग रिटर्न एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यस नो, नो कर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर तो है नहीं है, तो यस नो, नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करना है आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर है क्या नहीं है, यस है तो यहाँ डिटेल देना, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ये शेड्यूल जो है जनरल कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम जाएंगे शेड्यूल एस में। तो शेड्यूल एस में जो है पूरा एम्प्लॉयर का नाम होगा, एम्प्लॉयर का एड्रेस होगा, टाइप ऑफ एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर का टैन होगा, एड्रेस, पिन कोड,
उसके बाद जो इनकम का डिटेल्स देना है। तो अगर जो डिटेल आपका लमसम इनकम दिया हुआ है फॉर्म 16 में तो उसे डाल देना है। और अगर बाई चांस आप एचआरए में रिबेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एचआरए को अलग से दिखाना पड़ेगा, और जो एचआरए जो आपका यहाँ रिफ्लेक्ट होगा सेक्शन 1013A में इधर दिया हुआ है 1013A। तो 1013A में अगर आपको यहाँ पे कुछ क्लेम करेंगे तो यहाँ पे आपको एचआरए अलग से दिखाना होगा, जिससे अदरवाइज वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो अभी इस केस में एचआरए वाला कुछ प्रश्न नहीं है हमारे केस में, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। और सैलरी जितना था ये 4,26,563 हमने एंट्री कर दिया। उसमें जो है ऑटोमेटिक जो है 50,000 जो है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें आ जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सैलरी का एंट्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल होता है एचपी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में जो इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एसएससी का कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस में जो है हम देखते हैं कि क्या क्या कैपिटल गेंस है। तो उसके लिए जो है हमने एक यहाँ पे कंप्यूटेशन वर्कआउट करके रखा हुआ है। तो इसमें कंप्यूटेशन में जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एसएससी का है, जिनको वर्कआउट करने के लिए हमने जो अमाउंट निकाली है ये 1,37,200 ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,28,090 और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर 22 रुपया है। तो ये जो है 9087 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस आता है, उसका हमने एंट्री कर दिया। तो एंट्री कहाँ करेंगे, जो आपका इक्विटी का या म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेंस है तो वो आएगा नंबर 3 में, नंबर 2 1 वहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन दिया हुआ आपको 11A और फॉर अदर्स। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंट्री कर दिया। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंट्री कर दिया। उसके बाद आपने एंट्री कर दिया ये एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसफर, तो वो आपका 9087 जो कैपिटल गेंस आ गया। और जो ये जो कैपिटल गेंस है आपका, आपको देख लेना है कि जो 10 नंबर इसमें लास्ट वाला है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 10 नंबर तक 9 नंबर है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 9087 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ आ रहा है मतलब फाइनल में रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए अगर आपका इक्विटी या उसमें है म्यूचुअल फंड में, तो वो अभी इस बार क्या किया है, इसमें डायरेक्ट एंट्री का सुविधा नहीं दिया। पिछले साल जो है 112A का जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे जो सीधा कैलकुलेट करके आता है, ये क्या कैलकुलेट कैसे आता है, इसके लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा शेड्यूल 112A के अंदर, और उसकी जो फाइनल वैल्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आपका बनता है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें जो है आपको 112 के अंदर एंट्री करना कैसे वो हम आपको अभी बताएंगे। तो ये शेड्यूल 112 है, इसमें हमने पहले से एंट्री करके रखा हुआ है, नहीं तो अगर ये पूरा एंट्री करते हुए वीडियो बनाएंगे तो ये कई घंटे की हो जाएगी। तो इसमें क्या रहता है कि आपको आपका सबसे पहले जो है ये कैलकुलेशन आपने किया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन आप खोल लेंगे और इसमें जो है टोटल जो यूनिट्स का वर्कआउट किया हुआ है, डिटेल्स एक एक यूनिट का देना होता है। और पहले सबसे पहले आपको जो है इस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस केस में क्या है, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड है और डिविडेंड प्लान और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसका आपको जो है ISIN जो है खोजना होगा। तो उसके लिए आप जो है ISIN की जो वेबसाइट हमने जो सेलेक्ट करके रखी हुई है उसमें से आपको ISIN वो मिल जाएगी। ये जो है ISIN सबकी दी हुई है, इसमें इतने बहुत सारी है, इस मतलब 2-3 हज़ार हैं, उसमें आप सर्च करना पड़ेगा अभी। तो आपको HDFC कैपिटल बिल्डर जो सेलेक्ट करना था, तो वो HDFC कैपिटल बिल्डर मिल गया। यहाँ पे प्लान है डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान। तो ये डिविडेंड प्लान का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का ये ISIN है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम जो है सैंपल के लिए आपके यहाँ पे ऐड करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे उसको। तो आदित्य बिरला कैपिटल बिल्डर फंड आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा इसमें एंट्री है वो यहाँ देख लेंगे, कैपिटल बिल्डर में कितना यूनिट है, ये है नंबर ऑफ यूनिट्स। ये यहाँ से कॉपी करके इसमें जो है यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। उसके बाद इसका प्राइस आपको मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट प्राइस, सेल प्राइस, तो सेल प्राइस जो है इसमें इधर एंट्री कर देंगे। उसके बाद जो है अगला इसमें चले जाएंगे परचेज कॉस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और इस प्रकार से जो है इसमें डाल देंगे। उसके बाद
आप जो है 31 जनवरी 2018 का जो उसका प्राइस है वो इसमें ले लेंगे। उसके बाद इसका एंट्री कर दिया, नेक्स्ट, ये आ गया। यहाँ पे आपको 0 एंट्री करना है, कॉस्ट 0। उसके बाद ये आ गया आपका लॉस 3431.51, और जो है फिर नेक्स्ट लाइन जो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा फंड है रिलायंस म्यूचुअल फंड का, कोई भी फंड ले लीजिए, तो उसको वहीं पे सर्च करेंगे पहले इधर, रिलायंस ग्रोथ। रिलायंस ग्रोथ नहीं आता है तो निप्पन इंडिया ग्रोथ, निप्पन इंडिया ग्रोथ, ये आ गया। डायरेक्ट प्लान छोड़ देना, निप्पन इंडिया ग्रोथ इंस्टीट्यूशनल डिविडेंड, तो ये इसका डिविडेंड वाला ISIN है, कॉपी किया और इसको जो यहाँ से हमने इधर ले लिया, ये आ गया इसका अमाउंट। और निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड का कितना यूनिट है आपका, यहाँ से पता लग जाएगा। निप्पन इंडिया ग्रोथ किधर है, ये रिलायंस ग्रोथ फंड, इसमें कितना यूनिट है, ये यूनिट है। नंबर ऑफ यूनिट को आपने जो है इधर ले लिया, कितना है, उसका सेल प्राइस ले लिया, सेल प्राइस इधर एंटर कर दिया, और उसके अलावा जो है फिर उसका टोटल परचेज कॉस्ट एंटर कर दिया, परचेज कॉस्ट ले लिया। तो परचेज कॉस्ट लेने के बाद जो है आपका ये, इसके बाद ये प्राइस आ गया यहाँ पे 31 वाला, 31 जनवरी ग्रैंड फादरिंग वाला, तो वो यहाँ आ गया। उसके बाद जो आपको यहाँ पे 0 ले लेना कॉस्ट, उसके बाद जो है ये आपका कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी है इधर आ जाएगा, और लाइन है उस तरह से आप जो ऐड करते जाएंगे इसमें। और जब पूरा लाइन ऐड कर देंगे तो आपको उसका एक टोटल जो है एक बार चेक कर लेना। ये 2 लाइन हमने सैंपल के लिए ऐड किया था, इनको हम डिलीट कर देंगे। कोई लाइन गलती से हो जाएगा तो उसको डिलीट करते हैं, तो ये 2 डिलीट हो गया। उसके बाद आप हमारे पास जो है ये इसमें कितना जो नीचे आ रहा है, हाँ ये टोटल आ रहा है, टोटल अमाउंट जो यहाँ से जो आ रही है उसको टैली करना है। तो जो टोटल जो अमाउंट आ रही है 28115, ये आपने चेक किया वहाँ पर, और ये बाकी टोटल भी जो है यहाँ पे जो आपके टेबल में नीचे जो टोटल आ रहे हैं उनको एक बार टैली करके देख लेंगे 28115, और यहाँ भी 28115 आ रही है, और CG में जो आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कितना आया 28115 आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस ये आएगा 28116। तो ये जो है आपकी कैपिटल गेन्स आ गई, और इसका हो गया पूरा। उसके बाद OS में आपको क्या क्या है, 112 हो गई है OS, अदर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, इंटरेस्ट ग्रॉस और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। तो ग्रॉस अपने आप आएगा, आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाल दिया, अमाउंट था टोटल 61,770, और उसके बाद टर्म डिपॉजिट का है 172,227। तो ये जो ये तो अपने आप आ गया उधर से, जो कि 26 AS से आया है। और उसके अलावा जो फैमिली पेंशन का है 190,320, उसका जो है फैमिली पेंशन का यहाँ ऐड कर दिया, और उसमें से जो है 15,000 रुपये जो रिबेट मिलता है सेक्शन 57 रोमन 2A से, वो रिबेट इधर ले लिया।
और तो मिला के टोटल इनकम जो है फ्रॉम अदर सोर्स इसमें आ गया 4,09,367। उसके बाद जो है ये सब हो गया। CYLA कुछ है नहीं लॉस एडजस्ट करने के लिए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वो कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ है नहीं। और कैरी फॉरवर्ड लॉस में जो है एक आइटम आपको आएगा जो क्योंकि आपका कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 28116, तो वो यहाँ CFI कैरी फॉरवर्ड लॉस में आ जाएगा। उसके बाद शेड्यूल 6A के में जो डिडक्शन है उनको आपको कैलकुलेट करना है। उसके पहले जो 80D 80G वगैरह इनको देखना है। तो 80D में अगर कुछ नहीं भी है फिर भी जो है ये दो ड्रॉप डाउन है, उनमें आपको नो करना है। और नीचे वाला है उसमें भी नो करना है। और इसके बाद 80D में अगर कुछ नहीं है तो फिर जो है आपको जो है 80G में आ जाना है। 80G में कुछ नहीं है तो फिर जो है आपको 6A में आ जाना है। 6A में सबसे पहली लाइन है कि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट अगर 31 मार्च के बाद हुआ है तो यहाँ पे यस लिखना पहली लाइन में। और उसके बाद 80C के अंदर जो भी अमाउंट है कैलकुलेट कर लीजिए, वो अमाउंट जो है यहाँ आपका आ जाएगा। और उसके बाद दूसरी जो अमाउंट है ये 80CC1B 80CC1B में जो ये पर्टिकुलर SSC का जो है जो अमाउंट है NPS का कंट्रीब्यूशन 38,197 यहाँ देख लेंगे। और इसके अलावा ये CCD2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, ये जो भी अमाउंट आपको मिलती है एम्प्लॉयर से वो अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। और ये तीनों का मिला के क्योंकि सेविंग अकाउंट का जो ब्याज है वो 10,000 से ज़्यादा है तो अंडर सेक्शन 80 TTA में 10,000 का यहाँ पे मिल गया। और ये सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा अमाउंट जो यहाँ पे 80C का अगले बार में आया हुआ है उसको हम यहाँ जो है टोटल अमाउंट लेना है 6A में। और D में जो है एडिशनल अमाउंट जो मतलब साल के बाद में किया है तो वो DI में आएगा। DI यहाँ पे शेड्यूल इसी बार आया है तो इसमें 100,819 इधर है और 6,007 जो है अगले साल में जमा किया हुआ है, उतना ही जो है इधर 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 जो है आया है इसका। तो ये सब मिला के उसके पहले जो हम एक एक 1 बाय 1 चले आ रहे हैं। तो CFL हो गया, 6A हो गया, 80D 80G, GGA तो एप्लीकेबल होगा नहीं, AMT AMTC SPI SI ये मोस्टली जो है एप्लीकेबल रहेगा नहीं। तो आप एग्जम्प्ट इनकम कुछ है जैसे PPF का कुछ ब्याज है वो इधर लगा देंगे। कुछ कहीं पे कोई क्या बोलते हैं LIC वगैरह से कुछ मिला हुआ है तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसमें पर्टिकुलर SSC को LIC से कुछ 4 लाख रुपए 3,99,776 रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ था जो टैक्सेबल नहीं है तो एग्जम्प्ट इनकम है इसलिए यहाँ पे आ गया। और PPF का इंटरेस्ट है 59,641 तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब जो एग्जम्प्ट इनकम में यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। और उसके बाद जो है एग्जम्प्ट इनकम होने के बाद में जो आपका कितना टैक्स लायबिलिटी है उसमें यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल। और बाकी 6A में कितना मिला हुआ है 795 और 98087 जो है ये कैपिटल गेन्स है। और इस तरह से जो आपका टोटल इनकम 587,773 आ गया। और जो इनकम आया है उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट सिस्टम करेगा, उसमें आप पैरेलली आप खुद भी कर सकते हैं कि कितना आता है और कितना इसमें बचता है। तो इससे हमको पता लगता है कितना हमको टैक्स भरना है। और इसमें जाके हम जब देखते हैं तो कितना टैक्स आता है ये 32,000। और क्योंकि टैक्स एडवांस टैक्स पूरा नहीं भरा तो इसके लिए कुछ जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234B और 234C में 924,707 इतना जो है करके आपको टोटल टैक्स पेमेंट है 34,297। और 17,232 जो है TDS है। और उसके अलावा बाकी जो है 17,070 टैक्स लायबिलिटी है। तो इसके लिए है 18,000 रुपया जो है आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है या फिर आप वहाँ जाके भर सकते हैं TDS वेबसाइट पे। 280 चालान सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, आपका बैंक सेलेक्ट करना है, पैन नंबर सेलेक्ट करना है, एड्रेस ईमेल ID फ़ोन नंबर देना है। और उसके बाद वो आपका बैंक का वेबसाइट में ले जाएगा, वहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद जो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। और जो चालान में जो फिगर आया है वो IT में यहाँ पे आपको
BSR कोड लिखना, उसका डेट ऑफ डिपॉजिट लिखना, चालान का नंबर लिखना और अमाउंट लिखना। जो 18,000 जमा किया तो यहाँ पे 18,000। और TDS वाली जो अमाउंट जो आपकी है वो पहले से जो सैलरी का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी। और ये जो है एक काम और करना होता है, जो TDS का आपका अमाउंट है 17,232, इसके बारे में आपको डिपार्टमेंट को जानकारी देनी होगी। तो उसमें ये रहता है कि सबसे पहले आपको ये लिखना है कि TDS आपने आपका खुद का है या दूसरे किसी का है। तो सेल्फ का है, इसलिए सेल्फ लिख दिया। और 10 जो जिसने TDS किया उसका 10 नंबर यहाँ पे है, वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो है TDS इन ऑन हैंड आपको बताना, अमाउंट सारा का सारा अमाउंट ऑन हैंड में है तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में जो है एंट्री है कि आप जो क्लेम्ड इन ऑन हैंड, कितना TDS ऑन हैंड में था उसमें से ऑन हैंड में कितना क्लेम किया, और या फिर दूसरे किसी स्पाउस वगैरह किसी के में क्लेम किया तो वो अलग आएगा, वो कुछ नहीं है। तो सारा का सारा 17,232 TDS था, वो ऑन हैंड में पूरा का पूरा क्लेम कर लिया, तो इसमें बैलेंस कुछ नहीं बचा। उसके लिए बाद में आप जाएंगे कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग इनकम है वो आपने कहाँ रिपोर्ट किया। तो ग्रॉस अमाउंट जो है, जो इनकम है, कॉरस्पॉन्डिंग रिसिप्ट जो 17,232 का है, 1,72,270 रुपया है, तो इसको आपने कहाँ रिपोर्ट किया इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स एग्जाम इनकम। तो हमारा जो है ये पर्टिकुलर जो है अदर सोर्स में, क्योंकि ब्याज में हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं ओएस में, तो इसके लिए ये इसको ये सही कर दिया। और उसके बाद में जो है हमने ये जैसे ही हम इसमें आईटी में इसका एंट्री करेंगे तो 18,000 का एंट्री जो है इधर आ जाएगा टीटीआई के अंदर। और हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी जो है ये 17,000 वाला ये नील हो जाएगा और कुछ रिफंड अमाउंट आ जाएगा। और वो रिफंड अमाउंट आने के बाद जो है बीच बीच में हम क्या करेंगे कि सेव ड्राफ्ट करेंगे। सेव ड्राफ्ट करते ही जो है ये सेव कर लेंगे इसको वापस। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो गया तो उसमें हम थोड़ा देख लेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सेल्फ वगैरह सब सेलेक्ट किया हुआ है। और जो है टैक्स लाइबिलिटी नील हो गया। उसके बाद जो है हम इसको XML फाइल बनाएंगे। उसके लिए सेव ड्राफ्ट की बजाय सेव दबाना होगा। सेव करने से आपको XML फाइल बनाने के लिए ऑप ड्राफ्ट करेगा सेव, और पहले सेव किया हुआ था उसके ऊपर ओवरराइट कर रहे हैं। तो ये XML फाइल सेव होगी। कोई एरर होने से इधर विंडो दिया, वैलिडेशन विंडो इसमें आएगी, और एरर जैसे जैसे ठीक करते चले जाएंगे वो जो है उसमें आ जाएगी। तो अब उसके बाद हम वापस जो है ई फाइलिंग में जाएंगे। ई फाइलिंग वेबसाइट, तो उसमें जो है लॉग आउट हो गया है ऑलरेडी, फिर से लॉगिन करना होगा। जब XML फाइल रेडी हो गया तो हम लॉगिन करेंगे। पासवर्ड गलत हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, होम पेज पे आने के बाद तो यहाँ पे पुराना एक ITR 1 हमने लिखा हुआ तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और नया जो है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, क्लिक हेयर, फ्रेश असेसमेंट ईयर 2021 और ITR 2, ओरिजिनल रिवाइज्ड, सेलेक्ट अपलोड XML। उसके बाद जो है OTP वेरीफाई करने के लिए आधार OTP और EBC जनरेटेड थ्रू बैंक ATM। आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर, आई डोंट वांट टू वेरीफाई, आई सेंड ITRB। तो कोई सा भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं, हम करेंगे आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर और कंटिन्यू।
उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा और इसके बाद कंटिन्यू। अब ये फाइल चूज करना है। फाइल कहाँ पे है अवेलेबल आपका, तो XML फाइल यहाँ पे है अवेलेबल। ये फाइल को ले लिया और जो है उसके बाद ये सबमिट करते ही जो है आपका ITR फाइल हो जाएगा। ये फाइल हो गया और फाइल होने के इमीडिएटली बाद में आपको क्या है, यू कैन सी व्यू ई फाइल ITR इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट, यू गेट दिस। एंड जैसे इसको दबाएंगे आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ये आ जाएगा, ठीक है। और इस एक्नॉलेजमेंट को अभी आपने कहा क्योंकि ई वेरीफाई नहीं हुआ, जब ई वेरीफाई करेंगे तो वो जो है उसमें आपको ई वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको ई वेरीफाई रिटर्न, तो फिर आएगा पेंडिंग ई वेरीफाई। जब आपके पास उस फुर्सत है तब उसको आराम से आधार OTP लेके उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ई वेरीफाई करने के बाद जो है आप ITRV को संभाल के रखिए और उसके बाद कुछ नहीं करना है, रिटर्न आपका प्रोसेस हो जाएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद ई वेरिफिकेशन के तरीके हैं। ई फाइलिंग में EVC नेट बैंकिंग के थ्रू आधार से है और उसी समय एक तो EVC जनरेट कर सकते हैं अपलोडिंग के समय, और दूसरा है नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके वहाँ पे आप क्लिक ई वेरीफाई करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। और तीसरा है आधार में OTP जनरेट करेंगे, आप मोबाइल में OTP आएगा, OTP आप उधर डाल देंगे तो और सबमिट OTP करके ऑप्शन देंगे तो आपको जो है पूरा ये आपका ई वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है और आफ्टर जब प्रोसेस होगा वो आपको जो है फिर जो इंटीमेशन जो है अंडर सेक्शन 143(1) और रिफंड जो है आपका आ जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस थी ITR 2 स्टेप बाय स्टेप, शेड्यूल बाय शेड्यूल भरने की। और उम्मीद है डिटेल में हमने सब कुछ जानकारी दिया है। कुछ अगर उसके बाद किसी को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो जल्द जल्दी उसका समाधान किया जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।